ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 का, ठीक है, ज्योग्राफी मेजर पेपर 2 का यूनिट 1 का याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को धरातलीय स्वरूपों के आधार पर, यानी जो भारत का, हमारे भारत देश का जो ज़मीनी बनावट है, इसका स्वरूप है, उसके आधार पर विभाजित कीजिए, यानी इसको बांटिए। कहीं पर आपको पहाड़ नज़र आएगा, कहीं पर आपको मैदानी क्षेत्र नज़र आएगा, तो कहीं पर रेगिस्तान नज़र आएगा, तो कहीं पर आपको पठार नज़र आएगा। पहाड़ से जो छोटा भाग होता है उसको, मतलब उसकी ऊंचाई पहाड़ों से कम होती है, उसको पठार बोला जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग भागों में धरातल के अनुसार भारत के जो ज़मीनी बनावट है उसको बांटना है। उसके बाद तथा किसी एक विभाग, यानी किसी एक भाग को क्या करना है, धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण करना है, यानी उस भाग की विशेषता बताना है, उसके बारे में कुछ आपको पॉइंट लिखना है। तो इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को लिखा जाता है ज्योग्राफी में। सबसे पहले आपको सटीक आंसर देना होता है। ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस या फिर अदर जो पेपर है उसके अलावे यहाँ पर दूसरे टाइप से आंसर लिखे जाते हैं, क्योंकि एसकेएमयू में क्या हुआ, ज्योग्राफी में बहुत सारे स्टूडेंट प्रैक्टिकल में भी क्रॉस कर गए, यहाँ तक कि मेजर पेपर में भी क्रॉस कर गए। हालांकि वो 3 पेज लिखे थे फिर भी क्रॉस कर गए। तो सोचिए यहाँ पर पेजेस भरने से इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट्स आपको समझना चाहिए, और साथ ही साथ पॉइंट्स को लिखोगे तो अगर उसके आधार पर मैप अगर आपको समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमने डिस्कस किया है हिमालय पर्वत क्षेत्र, तो अगर आप चाहोगे तो कलम से ही भारतीय मानचित्र को दर्शाकर आप बता सकते हो कि ये वाला जो एरिया है ये हिमालय पर्वत वाला एरिया है। उससे आपके एग्जामिनर जब आपके कॉपी को चेक करेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग को पढ़ लेंगे कि हाँ, इस बच्चे को ज़रूर कुछ ना कुछ ज्योग्राफी के बारे में आता है, ये ज़रूर लिखा होगा अच्छे तरीके से सारे आंसर। आपको जैसे तैसे नहीं लिखना है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने सारे मानचित्र के आधार पर सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, तो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ परिचय लिखना होगा, जैसे कि भारत का भूगोल अत्यंत विविधतापूर्ण और जटिल है, यानी जो भारत का ज़मीनी बनावट है, भूगोल का मतलब वही चीज़ है, जो धरती है वो बहुत ही विविध प्रकार की है, यानी अलग अलग है और जटिल भी है। इसको समझना आसान नहीं है। जहाँ विभिन्न प्रकार के धरातलीय स्वरूप पाए जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के धरातलीय स्वरूप पाए जाते हैं, यानी ज़मीनी बनावट का जो स्वरूप है, उसका रंग रूप है, उसकी बनावट है, वो अलग अलग है। ये धरातलीय स्वरूप भारत के विशाल भूभाग में विविधतापूर्ण भौतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं, और इसका जो स्वरूप है और उसका जो भौतिक बनावट है वो भी अलग अलग है ज़मीनी बनावट की, ठीक है। और इन्हीं भौगोलिक विविधताओं के आधार पर कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर समतल ज़मीन है। इसी तरीके से जो भी विविधता पाई जाती है उसके आधार पर भारत को मुख्यतः 4 प्रमुख धरातलीय विभागों में इसे विभाजित किया जा सकता है। देखिए, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो टफ लैंग्वेज यूज किया गया है वही लिखिएगा। मेरी आवाज़ को अगर आप समझ रहे हो, मेरी बातों को समझ रहे हो आसान भाषा में, तो सुनकर उसे आप नोट भी कर सकते हो। अपनी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ तो उसे भी लिख सकते हो। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका पहला पॉइंट, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, या फिर इसमें लिख सकते हो भारतीय हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो इसके बारे में आपको समझना है। तो यह क्षेत्र उत्तर भारत में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का घर है। यह पर्वतीय क्षेत्र 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। महान हिमालय, जिसको हिमाद्री बोला गया है, या फिर मध्य हिमालय, जिसको हिमाचल बोला गया है, या फिर बाहरी हिमालय, जिसको शिवालिक बोला गया है। अब यहाँ पर मैप के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये हिमालय पर्वत वाला एरिया है, ठीक है, हिमालय क्षेत्र है। और यहाँ पर देखिए अलग अलग भागों में बांटा गया है हिमालय पर्वत को, जैसे हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, वो यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से मैप को देखिए और ध्यान से इसको भी अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, उतारिए। आपको एक और मैप के माध्यम से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा हिमालय पर्वत के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एरिया है ये आपका हिमालय पर्वत वाला एरिया है। उम्मीद करते हैं कि मैप के माध्यम से भी आप समझ गए होंगे। यह जो क्षेत्र है वो बहुत ही ऊंचा है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहोगे तो इसमें ऊंचाई भी मेंशन कर सकते हो, हिमालय पर्वत की क्या ऊंचाई है। नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो यह बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक ऊंचा है, यहाँ तक कि इस पर्वत में जो चढ़ने के लिए अगर जाते हैं तो इतनी ऊंचाई तक अगर वो चढ़ जाते हैं, मैक्सिमम जितना अगर उनको चढ़ना होता है, तो उतनी ऊंचाई में उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। इतनी ऊंचाई है, सोच लीजिए। बर्फ़ से ढके पहाड़ है ये, और गहरे घाटियों के लिए जाना जाता है। घाटी कहने का मतलब है गड्ढा, जैसे कि यहाँ पर ऊंचाई है, फिर यहाँ पर गड्ढा है, फिर यहाँ पर ऊंचाई है। इस तरीके से यह बहुत ही बड़े बड़े घाटियों या फिर गहरे घाटियों के आधार पर भी जाना जाता है। हिमालय कई महत्वपूर्ण नदियों जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का जल स्रोत भी है। यानी हिमालय जो है वो गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो उत्पत्ति हुई है इन सभी नदियों का, वह हिमालय पर्वत से ही हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट्स, उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र।
हमने अभी देखा क्या, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। अब देखते हैं उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्र। तो यह मैदानी क्षेत्र हिमालय से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यह जो मैदानी क्षेत्र है वह हिमालय से, यानी हिमालय जहां हमने देखा किस एरिया में था, अभी मैप में हमने देखा, उसी तरीके से हिमालय से या दक्षिण यानी उत्तर से भी बोल सकते हो। हिमालय अगर भूल जाओगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर यह फैला हुआ है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण गंगा नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी या फिर यमुना नदी, इन सभी नदियों के द्वारा यह जो पर्वत है, यह जो मैदान है, उत्तरी भारतीय मैदान, इसका निर्माण हुआ या बना हुआ है। यह भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर कृषि की प्रचुर संभावनाएं होती हैं, यानी खेती बाड़ी बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। उत्तर भारतीय मैदान को पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जैसे कि पंजाब हरियाणा और पूर्वी मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल में विभाजित किया जा सकता है। जैसे मैं आपको मैप के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो बोला जा रहा है ना, तो ये वाला है, ठीक है, पंजाब हरियाणा वाला, ठीक है, ये वाला। लेकिन यहाँ पर जो आपका ये उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल वाला जो एरिया है मैदानी क्षेत्र, वो ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ। जैसे यहाँ पर जो गंगा नदी बहती है, जैसे कि ये नदी आपका गंगा नदी, तो नदियों के द्वारा जो बहाए गए कचड़े और साथ जो भी है या फिर मिट्टी, ये क्या करते हैं, किनारे में जमा करते हैं और जमा होते होते कहीं ना कहीं एक मैदानी भाग का निर्माण हो जाता है। और ये जो कचड़े जमा होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, जिस कारण से इसका मैदानी भाग में निर्माण हो जाता है, एक मैदानी रूप में निर्माण हो जाता है, इसलिए यह ज़्यादा उपजाऊ होता है। याद रखिएगा, इस तरीके से आप सारी बातों को मेंशन कर सकते हो और इसका भी मानचित्र आप बना सकते हो। अब यहाँ पर समझते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जीने लायक कोई भी चीज़ नहीं मौजूद है, यानी रेगिस्तान। इसके बारे में आपको समझना है। फिर से मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पॉइंट्स पर हमने समझा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, दूसरे पॉइंट्स पर हमने समझा जो आपका उत्तरी मैदानी क्षेत्र है, तीसरे पॉइंट्स में हम लोग समझेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र यानी रेगिस्तान वाला क्षेत्र। तो यह क्षेत्र मुख्यतः यानी मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है और इसे थार मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र अत्यधिक शुष्क है यानी सूखा वाला क्षेत्र है, जहाँ वर्षा की मात्रा ना के बराबर बोल सकते हो या फिर बहुत ही कम होती है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। मैप के माध्यम से अगर बताएं तो ये वाला जो एरिया आपको रेड कलर में दिख रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया यही आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र है, या फिर आप बोल सकते हो इसको थार मरुस्थल, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीले टीले या फिर सूखे नदियाँ और कुछ स्थानों पर लवणीय जल स्रोत पाए जाती है। रेतीले टीले कहने का मतलब है, आप लोग मूवी वगैरह में देखते होंगे, इस तरीके से कहीं कहीं बालू का ढेर पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसी को रेतीले टीले के नाम से बोला गया है। सूखे नदियाँ, नदी है लेकिन सूखा है, उसमें पानी की कोई भी अंश की मात्रा नहीं है और कुछ स्थानों पर लवणीय जल भी पाए जाते हैं। लवणीय जल मतलब समुद्री जल। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर, दक्कन का पठारीय क्षेत्र। दक्कन का पठारीय क्षेत्र या फिर आप इसे बोल सकते हो दक्षिणी पठारीय भाग या क्षेत्र, दोनों एक ही चीज़ है। तो दक्कन का पठार भाग भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी दक्कन का जो पठार है वो भारत के दक्षिण भाग में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। आपका ये झारखंड में भी पठारी क्षेत्र है, इसके अलावा आपका और भी बहुत सारे राज्य में है, लेकिन ये जो दक्षिणी जो पठार क्षेत्र है वो बहुत बड़े भाग में है। मैं आपको अभी मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। और यह पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा पर्वत से घिरा हुआ है। मैप के माध्यम से अगर देखें तो यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है ये वाला एरिया, यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, यही आपका दक्षिणी पठार है, ठीक है। तो मैप को आप कम से कम बनाइएगा जरूर, एग्जाम में नंबर नहीं कटेंगे और बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। फेल होने का तो चांस ही नहीं है, साथ ही साथ पन्ना भी भरेगा आपका। तो यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार की चट्टानों और मिट्टी से युक्त है। पठारी भाग के बारे में हम लोग से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आप लोग अपने गांव के पहाड़ों को देखोगे, झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या उसमें मिट्टी भी है, कंकड़ भी है और साथ ही साथ चट्टानें भी है, जहाँ प्रमुख नदियाँ जैसे कि गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी भी बहती है, यानी दक्षिणी यानी दक्कन का पठार वाले भाग में। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत को धरातलीय स्वरूप के आधार पर विभाजित कीजिए। हमने विभाजित किया, उसको पॉइंट्स में डिफाइन भी किया। अब किसी एक भाग के धरातलीय स्वरूप का विश्लेषण करना है, तो आपको बता दें इन चारों भागों में अगर मुझे सिंपल जो लगा ना, जिसको आप आसानी से, यानी आपने 12वीं में भी इसे पढ़ा है, जिसको आप आसानी से कॉपी में आंसर लिख सकते हो, तो वो आपका उत्तरी भारतीय मैदानी क्षेत्र है। इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि बहुत सारे आपको वीडियो में भी मिल जाएंगे कि पठारीय भाग के बारे में एक्सप्लेन किया गया या फिर और दूसरी चीज़ों के बारे में, तो आपकी मर्जी, आप देख लीजिएगा एक बार सभी को। तो देखिए यहाँ पर उत्तरी भारतीय मैदानी क्षेत्र, जिसे गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है, भारत एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र है। इसके प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है।
या फिर इसके जगह पर एक ही लाइन में आप लिख सकते हो कि उत्तरी भारतीय मैदान क्षेत्र के बारे में विस्तार से, उसके भूभाग के बारे में विस्तार से निम्नलिखित विशेषताएं हैं, या फिर उसके बारे में व्याख्या निम्नलिखित है। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए उत्तरी मैदानी क्षेत्र के बारे में, तो इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको लिखना होगा इसी तरीके से पॉइंट वाइज में। तो यह क्षेत्र हिमालय के दक्षिण में और पठारी क्षेत्रों के उत्तर में स्थित है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के हिस्से शामिल है। बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए, जलवायु के बारे में अगर देखें तो उत्तरी मैदानी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय है। उप उष्णकटिबंधीय लिख सकते हो या फिर उष्णकटिबंधीय भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उष्णकटिबंधीय है जिसमें गर्म ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम, साथ ही साथ ठंड सर्दी और वर्षा ऋतु, तीनों प्रकार के ऋतु यहाँ पर मौजूद होते हैं, इसलिए इसको उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोला जाता है, या इस तरीके का जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तरी मैदानी क्षेत्र में। अगर ये भूल जाओगे तो इतना आप लिखिएगा कि यहाँ की जलवायु में क्या होती है? गर्म ग्रीष्म, ठंडी सर्दी और वर्षा ऋतु होती है, इतना जरूर लिखिएगा। वर्षा मुख्यतः मानसून पर निर्भर होती है। जैसे हमारे एरिया में वर्षा कब हम लोग सोचते हैं कि वर्षा होगी, तो मानसूनी वर्षा यानी साल में एक बार जो बरसात वाला मौसम होता है, उसी टाइप से इनकी भी जलवायु होती है जो आपका मैदानी क्षेत्र है। अब हम लोग जलवायु के बाद देखेंगे नदियाँ। तो देखिए, यहाँ पर इस मैदानी क्षेत्र में गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती और घाघरा जैसी नदियाँ इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो जल स्रोत और खेतीबाड़ी, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नदियाँ नहीं होती तो यहाँ मैदानी क्षेत्र ही नहीं बनता, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि नदियों के कारण ये मैदानी क्षेत्र बना। अगर मैदानी क्षेत्र भी रहता और अगर नदियाँ नहीं रहती तो उपजाऊ मिट्टी कभी भी नहीं होता। आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट पर मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में क्या क्या बोल रहे हैं बार बार, कि यह मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। यह मिट्टी, यहाँ की मिट्टी उर्वरक है, जिसमें मुख्य रूप से काली मिट्टी, जिसको रेगूर या फिर जलोढ़ मिट्टी शामिल है। सबसे ज़्यादा तो यही वाला है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जलोढ़ मृदा जो होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती है, तो यहाँ की प्रमुख फसलें चावल, गेहूं, गन्ना और दालें हैं। यह क्षेत्र भारत के कृषि उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 6 पॉइंट्स में आपको लिखना है जनसंख्या। तो ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, मैदानी क्षेत्र एरिया में जनसंख्या ज़्यादा होती है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा साधन है, कृषि खेतीबाड़ी वगैरह हो जाती है आसानी से, अच्छा उपजाऊ हो जाता है। तो वहाँ तो जनसंख्या घनत्व या फिर जनसंख्या वृद्धि बोला जाए या फिर जनसंख्या अधिक होगी, 100% जनसंख्या घनत्व भी ऊंचा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व उच्च है, जो यहाँ के आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, सांस्कृतिक विविधता, यानी जो वहाँ की संस्कृति है उसमें विविधता पाई जाती है। कैसे? तो यह क्षेत्र विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधताओं का संगम है, यानी यहाँ पर इस क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं मिलजुल कर, यानी संगम है जिसमें विभिन्न जातियाँ और समुदाय शामिल है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका पर्यावरणीय चुनौतियाँ। यहाँ के जलवायु परिवर्तन, भूमि उपयोग में परिवर्तन और जल संकट जैसी समस्याएं भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जलवायु अचानक अगर परिवर्तन हो जाता है, यानी मानसूनी वर्षा अगर तेज़ी से होने लगे, तो क्या होता है कि जो नदियों के किनारे वाले क्षेत्र वाले जो एरिया होते हैं वो कहीं ना कहीं बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। तो बहुत सारे संकट भी और समस्या भी यहाँ पर संभव होती है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से उत्तरी भारतीय मैदानी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को समझा जा सकता है और उसके बारे में बताया जा सकता है। अगर आप भौगोलिक लिख दोगे ना, तो इसका मतलब वही चीज़ है। भौगोलिक मतलब क्या हुआ? धरातलीय, जिसको हम लोग देखते हैं। भौगोलिक का मतलब भी वही होता है जिसको हम लोग देख पाते हैं अपनी आंखों से। तो धरातलीय विस्तार को अच्छे से हम यहाँ पर विश्लेषण कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे तो कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। और किसी किसी पॉइंट्स में अगर आप चाहोगे तो खुद से भी बढ़ा चढ़ाकर पन्ने भरने के लिए अपने से भी लिख सकते हो। इतना नॉलेज आप लोग के अंदर जरूर होंगे। और नए व्यूअर वीडियो को कम से कम शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।